जिनमें कायरलिटी सेंटर होते हुए भी अकायरल आ जाता है, या तो पीओएस आ जाए या सीओएस। सही बात। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, अब ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। ये जो टॉपिक हमारे सामने रहेगा, ये क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। असाइनिंग कॉन्फ़िगरेशन। असाइनिंग कॉन्फ़िगरेशन। असाइनिंग कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि हम यहां पर कॉन्फ़िगरेशन असाइन करेंगे। एक हमारे सामने होता है बच्चा एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा? एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, इसी को ही हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। आरएस कॉन्फ़िगरेशन, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बोल दीजिए या फिर आरएस कॉन्फ़िगरेशन बोल दीजिए, एक ही बात है। दूसरा हमारे सामने रहता है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन की अगर अपन बात करें तो ये रहता है हमारे सामने कैपिटल डी कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन। कैपिटल डी कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन ये रहने वाला है। कॉन्फ़िगरेशन असाइन करना हम सीखेंगे, कायरलिटी सेंटर पर पर्टिकुलरली हम बात करेंगे। एक एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, एक आपका रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। बच्चे दोनों वर्ड्स इस्तेमाल मिलेगा। कई बार क्वेश्चन में लिखा रहेगा असाइन एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, कौन सा? एब्सोल्यूट वर्ड लिखा रहेगा, और कई बार आपके सामने लिखा रहेगा रिलेटिव। ठीक है, तो एब्सोल्यूट का मतलब कौन सा है? आरएस, और रिलेटिव का मतलब कौन सा है? कैपिटल डी कैपिटल एल। हम इन दोनों को वन बाय वन डील करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कौन सा? आरएस कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? तो नंबर 1 पर अगर अपन बात करें तो हम डिस्कस करेंगे आरएस कॉन्फ़िगरेशन। आरएस कॉन्फ़िगरेशन की हम यहां पर बात करने वाले हैं। इसको दूसरा बताओ कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है? एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। आप आरएस कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं या फिर आप इसको एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन भी कह सकते हैं। दोनों का मतलब क्या है? सेम। ये हमारे सिलेबस में केवल कायरलिटी सेंटर पर है। हमारे सिलेबस में केवल कहां पर बात करेंगे हम? कायरलिटी सेंटर। जैसे जब डबल बॉन्ड पर कॉन्फ़िगरेशन अलग-अलग होती थी तो हम देखते थे एक सिस तो एक ट्रांस, समझ में आता था कि हां ये वास्तव में दोनों अलग है। इसी प्रकार से आप ई और जेड में भी चीजों को समझ पाते थे। अब हम कायरलिटी सेंटर पर समझेंगे कि क्या दोनों कंपाउंड्स कायरलिटी सेंटर पर इधर-उधर होने से बदलते हैं या नहीं। तो ये हमारे सामने रहेगा आरएस कॉन्फ़िगरेशन। हम दो में डील करेंगे, एक हम डील करेंगे फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में और एक हम डील करेंगे वेज डैश फार्मूला। क्लियर? तो इसमें एक पॉइंट लिख दीजिए। आरएस कॉन्फ़िगरेशन, आरएस कॉन्फ़िगरेशन is decided on the basis of CIP sequence rules. RS configuration is decided on the basis of, ये पढ़ चुके हैं ना हम? CIP sequence rules. CIP sequence rules. RS configuration is based on CIP sequence rules. देखिए, अगर अपन बात करें तो इसमें एक केमिस्ट था जिसका नाम था RS कान। ठीक है, एक केमिस्ट था जिसका नाम था सीके इनगोल्ड, ईजेड वाले जो पढ़ा रहा था मैं आपको। ठीक है, और एक हमारे सामने केमिस्ट था जिसका नाम था वी प्रिलो। इन्हीं के ही नाम से तो क्या आया था बताओ? CIP। अब देखो आरएस कॉन्फ़िगरेशन, इस केमिस्ट के नाम में क्या रहा है? आरएस। हालांकि कहीं नहीं लिखा उसने कि ये कॉन्फ़िगरेशन मेरे नाम पर आया, कहीं नहीं। आर का मतलब होता है रेक्टस, एस का मतलब होता है सिनिस्टर। क्लियर? लेकिन ये कोई नहीं पूछने वाला आपसे। हमें तो कुल मिलाकर कुछ ऐसा करना है कि जी हाँ ये कंपाउंड्स अलग है और हम उनको अलग है ये पहचान पाए, उसके लिए हमें बातें करनी है। तो जहां पर भी आप आरएस कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे तो वो सीआईपी सीक्वेंस रूल से डिसाइड होगा। तो जो सीआईपी सीक्वेंस रूल हमने ईजेड में पढ़े थे, हमें उन्हीं को ही वापस से अब अप्लाई करना है। सबसे पहले अगर अपन बात करना चाहें तो इसमें पार्ट ए रहेगा आरएस कॉन्फ़िगरेशन। आरएस कॉन्फ़िगरेशन, आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, साथ के साथ लिख दो इन फिशर प्रोजेक्शन, इन फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। आगे बात समझे? इसमें हम प्रायोरिटी असाइन करेंगे। जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा उसको प्रायोरिटी क्या देंगे? 1। उससे कम एटॉमिक नंबर वाले को प्रायोरिटी क्या देंगे? 2। उससे कम वाले को प्रायोरिटी क्या देंगे? 3। 1 2 3। अगर मूवमेंट आपका कैसा है? क्लॉकवाइज। अभी समझ में आ गया? लिखते चलो आप साथ के साथ। 1 2 3 आप क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, या फिर अगर अपन बात करें 1 से जा रहे हैं आप 2 पर, 2 से जा रहे हैं आप 3 पर, और आपका मूवमेंट कैसा है? काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज। अब बताओ काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब? एंटी क्लॉकवाइज। मैं जानबूझकर ये वर्ड इस्तेमाल ले रहा हूं सो दैट हमें काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब मालूम हो। तो यहां पर उस कायरलिटी सेंटर पर हम कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर देंगे बच्चे आर, और इस कायरलिटी सेंटर पर हम कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर देंगे एस। कंडीशन ये है इफ अगर अपन बात करें फोर्थ प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी एटम ऑब्लिक ग्रुप, फोर्थ प्रायोरिटी एटम ऑब्लिक ग्रुप ऑन ऑन वर्टिकल लाइन, ऑन वर्टिकल लाइन। ये तभी वैलिड होगा जब आपका फोर्थ प्रायोरिटी एटम या जो ग्रुप है वो कहां पर होगा? वर्टिकल लाइन पर। यानी कि 1 2 3 क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो, फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर है? वर्टिकल लाइन पर, तो आप कॉन्फ़िगरेशन आर असाइन करेंगे। 1 2 3 कैसे मूव कर रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज, एंड द फोर्थ प्रायोरिटी इज ऑन वर्टिकल लाइन, देन यू विल असाइन व्हिच कॉन्फ़िगरेशन? एस कॉन्फ़िगरेशन। सेम टू सेम आगे लिख दोगे। मान लीजिए आप 1 से कहां जा रहे हो? 2, 2 से कहां जा रहे हो? 3, और ऐसा करने के लिए आपका मूवमेंट जो है बच्चे वो मूवमेंट है क्लॉकवाइज। मूवमेंट कैसा है? क्लॉकवाइज। देन यू विल असाइन कॉन्फ़िगरेशन एस। देखो अभी आपको चीजें क्लियर होंगी। देन यू विल असाइन कॉन्फ़िगरेशन एस। आप जा रहे हैं 1 से 2, 2 से 3, और आपका मूवमेंट है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, देन यू विल असाइन कॉन्फ़िगरेशन आर। एंड ये कब होगा? इफ, ये मेन पॉइंट है, इफ फोर्थ प्रायोरिटी, इफ फोर्थ प्रायोरिटी एटम ऑब्लिक ग्रुप, एटम ऑब्लिक ग्रुप ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन। एक बार आप लिख ले, फिर मैं आपको क्लियर करूंगा कि यहां पर क्या कहना चाहते हैं। यानी कि क्लॉकवाइज जाने पर आर आएगा या क्लॉकवाइज जाने पर एस आएगा, इट विल बी डिसाइडेड बाई फोर्थ प्रायोरिटी। अगर 1 2 3 क्लॉकवाइज जा रहे हो और फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर है? वर्टिकल पर, तो क्या आएगा? आर। 1 2 3 क्लॉकवाइज जा रहे हो लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर है? हॉरिजॉन्टल पर, तो क्या आएगा? एस। तो क्लॉकवाइज जाने पर आर आएगा या क्लॉकवाइज जाने पर एस आएगा, इट विल बी डिसाइडेड बाय द फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप। यानी कि अगर ये वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल पर जाएगा तो ये मामला एकदम उल्टा हो जाएगा। जहां पहले आर आ रहा था क्या लगेगा? एस। जहां पहले एस आ रहा था क्या लगेगा? आर। तो 1 2 3 क्लॉकवाइज, फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पर आर। 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पर एस। 1 2 3 क्लॉकवाइज बट फोर्थ प्रायोरिटी ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका मतलब क्या आएगा आपके सामने? क्या आएगा? एस। 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज बट फोर्थ प्रायोरिटी ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, तो क्या जाएगा? आर। क्लियर? ये सभी नोट डाउन कर लिया है। अब ये एग्जांपल्स आएंगे तो आप इन चीजों को बहुत इजीली अप्लाई कर पाएंगे। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? कुछ देर के लिए सभी के जो पेन है वो डाउन होने चाहिए।
आइए ध्यान से सुनते हैं किस प्रकार से हमारे सामने बातें की जा सकती है। ये हमारे सामने कंपाउंड दिया हुआ है। यहाँ पर है कौन? फ्लोरीन। यहाँ पर अगर अपन बात करना चाहे कौन है? ब्रोमीन। यहाँ पर कौन है? क्लोरीन। और यहाँ पर कौन है? आयोडीन। ये देखिए, आप जानते हैं दिस इज फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इसमें बच्चे ये वाली लाइन कौन सी लाइन होती है? वर्टिकल। और ये वाली लाइन कौन सी होती है? हॉरिजॉन्टल। तो आप देखो इस पर ये कायरलिटी सेंटर है। चारों एटम और ग्रुप अलग अलग है। तो कहता है जो चार अलग एटम और ग्रुप जुड़े हैं ना, उनको प्रायोरिटी असाइन कर दो एंड प्रायोरिटी विल बी असाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है उसको प्रायोरिटी 1 दो। बताओ इन चारों में से सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? तो इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी? 1 कर दिया साइन। फिर बताइए इस कायरलिटी सेंटर से जुड़े हुए कौन से एटम का एटॉमिक नंबर दूसरे नंबर पर आता है? ब्रोमीन। तो इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी? सेकंड। अब बताओ फ्लोरीन और क्लोरीन में से किसका ज्यादा है? क्लोरीन। तो इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी? थर्ड। और इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी? 4। प्रायोरिटी असाइन कर दी। अब जब भी आप मूवमेंट करोगे, आपका मूवमेंट हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता देता हूं, आपका मूवमेंट हमेशा 1 से कहां जाना चाहिए? 2, 2 से कहां जाना चाहिए? 3, बीच में 4 कहीं भी आ जाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आप बताओ ये मूवमेंट कैसा कहलाएगा आपका? क्लॉकवाइज। अगर आपका मूवमेंट इस प्रकार से आ रहा है, ये हमारे सामने है 1, फिर यहां पर क्या है? 2, फिर यहां पर क्या है? 3, तो ये मूवमेंट कैसा कहलाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। आपकी फोर्थ प्रायोरिटी 1 और 2 के बीच में आ जाए तो भी कोई दिक्कत, आपकी फोर्थ प्रायोरिटी 2 और 3 के बीच में आ जाए तो भी कोई दिक्कत, और आपकी फोर्थ प्रायोरिटी 3 के बाद भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब फोर्थ प्रायोरिटी को अभी नहीं देखना है। अभी जब आप मूव कर रहे हैं तो आपकी आंखें 1, फिर उसके बाद 2 और उसके बाद 3 पर होनी, दैट्स इट। जब भी आप मूव कर रहे हैं तो आपकी आंखें 1, उसके बाद 2 और उसके बाद 3 पर होनी चाहिए। यही पॉइंट क्लियर हुआ? आइए अब हम बात करते हैं। तो ये हमारे सामने 1 है। अब बताओ ऐसे नहीं जा सकता क्योंकि 1 के बाद क्या आ रहा है? 3, 1 के बाद क्या आना चाहिए? 2, लेकिन सर 1 के बाद 4 भी तो आ रहा है। 4 मत देखो, 4 कहीं भी हो चलेगा। क्लियर? आपको तो 1 2 3 जाना है बस। क्लियर? तो यहां से अगर मैं मूवमेंट लूंगा तो 1 ये रहेगा, 2 ये रहेगा, 3। आप बताइए मेरा मूवमेंट कैसा है? मतलब 1 से कहा गया 2, 2 से कहा गया 3, क्लॉकवाइज मूवमेंट। बिल्कुल सही पहचाना आपने। और बताइए अगर क्लॉकवाइज जा रहा हूं, अब देखो फोर्थ प्रायोरिटी, अब क्लॉकवाइज जाने पर हम जानते हैं क्लॉकवाइज जाने पर आर भी आता है और क्लॉकवाइज जाने पर एस भी आता है। ये तो डिपेंड करता है ना बच्चे की फोर्थ प्रायोरिटी कहां है। तो आप बताइए अब क्या देखेंगे? फोर्थ प्रायोरिटी। तो बताइए फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर है? वर्टिकल लाइन। तो ऐसे कंडीशन पर कॉन्फिगरेशन आर होता है। तो इस कायरलिटी सेंटर का कॉन्फिगरेशन क्या है? आर है। ये डिसाइड कर दिया। अब आप बताओ इसके अंदर मैं कुछ बातें जानना चाहता हूं। इस मॉलिक्यूल में कितने कायरलिटी सेंटर हैं? इस मॉलिक्यूल में अगर कोई मुझसे पूछे तो अपन बोलेंगे इसमें है सर सिंगल कायरलिटी सेंटर। सही बात है कि नहीं है? अच्छा एक बात और बताओ, सिंगल कायरलिटी सेंटर मॉलिक्यूल कैसा होता है? कायरल। बहुत बढ़िया, ऑप्टिकली एक्टिव। अगर मैं इसकी मिरर इमेज ले लूं, क्या ले लूं इसकी? मिरर इमेज। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? आप बताओ कायरल मॉलिक्यूल की मिरर इमेज उसका क्या होता है? एनएंशियोमर। एग्जैक्टली सही जवाब दिया है। तो अगर मैं इसके सामने मिरर रख दूं तो आप बताइए यहां पर आपको कौन दिखाई देगा? ब्रोमीन, यहां पर क्लोरीन, यहां पर फ्लोरीन और यहां पर आयोडीन। पक्का? अब ये भी आपका कायरलिटी सेंटर है। आइए किस प्रकार से हम बात करेंगे। फिर से प्रायोरिटीज असाइन कर देते हैं। इसको प्रायोरिटी मिलेगा 1, इसको प्रायोरिटी मिलेगा 2, इसको प्रायोरिटी मिलेगा 3 और इसको प्रायोरिटी मिलेगा 4। बताइए 1 से 2, 2 से 3 कैसे जा रहा हूं मैं? कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। पक्का? तो बताइए फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर है? वर्टिकल लाइन। द कॉन्फिगरेशन इज, तो देख लो मैंने कल की क्लास में लिखवाया था, एनएंशियोमर्स हैव एग्जैक्टली ऑपोजिट आरएस कॉन्फिगरेशन। तो अगर इस कायरलिटी सेंटर पर आर है तो इसके एनएंशियोमर पर क्या मिलेगा? एस मिलेगा। इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हो आर के सामने मिरर रख दोगे तो क्या बनेगा? एस। यानी कि आर कॉन्फिगरेशन वाले की मिरर इमेज की कॉन्फिगरेशन एस। यहां रूल मत लगाना कि सर क्या आप ऐसे बोल रहे हो क्या? आर के सामने आर रखोगे तो आर ही सही है। पर मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर किसी की कॉन्फिगरेशन आर है तो उसके मिरर इमेज की कॉन्फिगरेशन ये कह रहा हूं। यानी कि आर कॉन्फिगरेशन वाले की मिरर इमेज लोगे तो क्या बनेगा? एस, और एस वाले की मिरर इमेज लोगे तो आर, सिस वाले की मिरर इमेज लोगे तो ट्रांस, बोलते ही गर्दन गायब हो सकती है। ट्रांस की मिरर इमेज क्या बनेगी? कल की क्लास में समझाया था बहुत अच्छे से। तो ये हमारे सामने बेसिक पॉइंट्स हैं। तो इससे तो हमें पता चल गया कि वास्तव में ये कंपाउंड सेम नहीं और नहीं है ये सेम। अगर आप गौर से देखोगे ना तो यहाँ पर आयोडीन से ब्रोमीन क्लोरीन जाने के लिए मेरा मूवमेंट कैसा है? क्लॉकवाइज। पर यहाँ पर आयोडीन से ब्रोमीन और क्लोरीन जाने के लिए मेरा मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है। मींस इस कायरलिटी सेंटर पर एटम्स या फिर ग्रुप्स का अरेंजमेंट अलग-अलग है स्पेस के अंदर। जैसे सिस ट्रांस स्पेस में अलग होते थे, वैसे ही आरएस भी केवल स्पेस में अलग है। इस कायरलिटी सेंटर पर एटम्स और ग्रुप्स का अरेंजमेंट सेम नहीं है। आप कह रहे हो इसकी कॉन्फिगरेशन आर है और इसकी कॉन्फिगरेशन, इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि जो अरेंजमेंट एटम्स का इस पर है वो अरेंजमेंट इस पर नहीं है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? इससे तो एक पॉइंट और हमें समझ में आ गया है। क्या एनएंशियोमर्स के केस में हर कायरलिटी सेंटर पर कॉन्फिगरेशन क्या होगा? अपोजिट। क्लियर? पहले इतना नोट डाउन कीजिए, फिर मैं दो चार बातें और आपको लिखवाऊंगा। जल्दी जल्दी टाइम भाई लोग, मुझे ज्यादा से ज्यादा समय देंगे आप। सुटा दिया भाई लोग। 1 से 2, 2 से 3, 4 कहीं भी आए परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1 से 2, 2 से 3। टेस्ट का आपको मालूम है आईपैक नेमिंग से अप टू लास्ट क्लास। आपको बीच में एक बार नेमिंग के क्वेश्चन रिवाइज कर लेने चाहिए थे। सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमें मालूम ही नहीं है कि सिलेक्शन आते कैसे। सिलेक्शन आते हैं प्रॉपर रिवीजन के साथ। क्लासेज अगर आपने मिस की दोस्त, आप सिलेक्शन से कोर्स से दूर चले जाएंगे। मिस नहीं करनी है क्लास किसी भी हालत में। बहुत ज्यादा इमरजेंसी आ जाती है तो अलग बात है, तो आपके लिए ये सिस्टम है, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। सुटा दिया है सभी ने? पक्का? अब इसमें एक पॉइंट लिखो, नोट लगाकर पॉइंट लिख देते हैं। पहला पॉइंट लिखो नोट में बच्चे, हालांकि पॉइंट पहले भी आ चुका है। एनएंशियोमर्स हैव एग्जैक्टली ऑपोजिट आरएस कॉन्फिगरेशन। आप इनको ऐसे रिलेट कर सकते हो कि आपस में क्या है बताओ? एनएंशियोमर्स। तो आगे से एनएंशियोमर्स को पहचानने के लिए मिरर इमेज नहीं बनानी, आपको आरएस से पहचानेंगे। किसे पहचानेंगे? आरएस। पहचाना सिखाऊंगा मैं आपको। पॉइंट था एनएंशियोमर्स हैव एग्जैक्टली ऑपोजिट आरएस कॉन्फिगरेशन। एनएंशियोमर्स हैव एग्जैक्टली ऑपोजिट आरएस कॉन्फिगरेशन। एनएंशियोमर्स हैव एग्जैक्टली ऑपोजिट आरएस कॉन्फिगरेशन एट ईच कायरलिटी सेंटर। एट ईच कायरलिटी सेंटर। एट ईच कायरलिटी सेंटर। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे नोट के अंदर। अगला पॉइंट लिखो बच्चों, interchange of any two atoms or groups. Interchange of any two atoms or groups. Interchange of any two atoms or groups at a chirality center. Interchange of any two atoms or groups at a chirality center. Reverse the RS configuration. Reverse the RS configuration.
interchange of any two atoms or groups at the chirality center reverse the RS configuration. अगर chirality center पर किसी भी दो एटम या ग्रुप्स को किसी भी दो एटम्स या ग्रुप्स को इंटरचेंज करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी। मतलब आर था तो एस हो जाएगी और एस था तो आर हो जाएगी। एक ब्रैकेट में पॉइंट लिख दो। इंटरचेंज इन्वॉल्व्स बॉन्ड ब्रेकिंग। इंटरचेंज इन्वॉल्व्स बॉन्ड ब्रेकिंग। बिना बॉन्ड तोड़े कभी इंटरचेंज नहीं होंगे। इंटरचेंज इन्वॉल्व्स बॉन्ड ब्रेकिंग। क्लियर? चलिए आइए एक पॉइंट और आप लिख सकते हो। हालांकि इस पॉइंट का मुझे बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। इफ इंटरचेंजेस आर इवन if interchanges are even if interchanges are even if interchanges are even then there will be no change in configuration. If interchanges are even then there will be no change in configuration. If interchanges are even then there will be no change in configuration. But if number of interchanges are odd but if number of interchanges are odd if number of interchanges are odd then configuration reverse reverse रिवर्स का मतलब आर होगा तो एस हो जाएगा, एस होगा तो आर हो जाएगा। इसमें ना इतना घबराने वाली बातें नहीं है। ये सारे पॉइंट मैं आपको क्लियर करूंगा। आइए एक एग्जांपल पहले मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूं और मैं जानना चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि इस कायरलिटी सेंटर का बच्चे कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ये हमारे सामने है। जल्दी से आप मुझे बताएं कि इस कायरलिटी सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। पहला सब चलाएं पे। आप जानते हैं इस पूरे मॉलिक्यूल में कितना कायरलिटी सेंटर है? केवल एक कायरलिटी सेंटर है। ये रहा आपके सामने। एंड यू असाइन द कॉन्फ़िगरेशन इधर इट इज प्रेजेंट इन आर कॉन्फ़िगरेशन और इन एस कॉन्फ़िगरेशन। प्रायोरिटीज असाइन करो जल्दी से। CIP sequence rule priorities are assigned on the basis of atomic number of the atoms directly attached to the chirality center. तो आइए अगर हम देखें तो इधर बताओ डायरेक्टली जुड़ा हुआ एटम कौन है बच्चे? क्लोरीन। इधर बताओ डायरेक्टली जुड़ा हुआ एटम कौन है बच्चे? कार्बन। इधर बताओ डायरेक्टली जुड़ा हुआ एटम कौन है? नाइट्रोजन। इधर बताओ डायरेक्टली जुड़ा हुआ एटम कौन है? कार्बन। तो इन सभी में से सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? क्लोरीन। तो इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी बच्चे? 1। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? उसके बाद किसका है? कार्बन कार्बन नाइट्रोजन। एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा होता है? कार्बन से नाइट्रोजन। तो इसको प्रायोरिटी कौन सी मिलेगी? सेकंड। तो 1 एंड 2 तो डिसाइड हो चुके हैं। जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा उसको प्रायोरिटी 1, उससे कम वाले को प्रायोरिटी 2। अब देखो इधर भी कौन है? कार्बन। इधर भी कौन है? कार्बन। इफ डायरेक्टली अटैच्ड एटम हैज सेम एटॉमिक नंबर्स तो फिर क्या बोला गया था? आगे कंपेयर कीजिए। तो आप बता सकते हैं इस कार्बन पर कौन जुड़ा हुआ है? तो इस कार्बन पर है एक सल्फर और 2 हाइड्रोजन, डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। आप बता सकते हैं इस कार्बन पर कौन जुड़ा हुआ है? नो नो नो, 3 ऑक्सीजन। अगर आपने 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन बोला तो आपकी गर्दन तोड़ दी जाएगी, क्योंकि आप कंडेंस फार्मूला फिर जानते ही नहीं है। कार्बन के तीनों बॉन्ड ऑक्सीजन से हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर है ना कि कार्बन पर। क्लियर? तो बताइए तीनों कौन है? ऑक्सीजन। अब बताइए यहाँ पर कौन है? सल्फर। और यहाँ पर कौन है? ऑक्सीजन। किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? सल्फर। तो डिसाइड हो चुका है कि थर्ड प्रायोरिटी इसको मिलेगी और फोर्थ प्रायोरिटी इसको मिलेगी। डिसाइड हो गया? अब बताइए कहां से कहां जाएंगे? 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3। मूवमेंट बताओ कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर है? वर्टिकल। देन द कॉन्फिगरेशन इज एस। काफी सही बच्चों ने जवाब दिया था। इसका कॉन्फिगरेशन क्या है? एस है। अब देखो अब जितनी भी बातें कही ना उन पर हम बात करते हैं। इस कायरलिटी सेंटर पर जुड़े हुए किसी भी दो एटम या ग्रुप को इंटरचेंज कर दो। क्या बोला मैंने? ये जो कायरलिटी सेंटर है ना, आओ इधर आओ सभी ध्यान से। ये जो कायरलिटी सेंटर है इस पर किन्हीं भी दो एटम्स या ग्रुप्स को इंटरचेंज करो। तुम्हारा मन करे उन दो को आपस में बदल दो, जो मन करे उनको। किस तरह इन दोनों को आपस में बदल दो? बताओ किन दो को आपस में बदलो? इसको तो अगर हम बदलेंगे तो यहाँ पर कौन चला जाएगा? बताओ CH2SH और यहाँ पर कौन आ जाएगा? COH। तो इन दोनों को आपस में बदला है। अब बताओ ये इंटरचेंज इवन है कि ऑड है? ऑड। एक ही बार बदला हमने। क्लियर? एक बार इन दोनों को आपस में बदला है। तो आप ये कह सकते हो कि ये आप लोगों के सामने क्या है? ऑड इंटरचेंज। हालांकि ये हमारे इतने काम का नहीं है, फालतू कोई मतलब नहीं है। ठीक है? तो आप बताइए बाकी एज इट इज रहने दो। यहाँ पर कौन रहेगा? Cl। यहाँ पर आपके सामने कौन रहेगा? बताओ NH2। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है? जी हाँ, पॉइंट एकदम क्लियर है। वापस से इस कायरलिटी सेंटर की कॉन्फिगरेशन असाइन करें। बताइए इसको प्रायोरिटी क्या मिली थी? 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। सर आप इतनी जल्दी कैसे लिख दी? अरे प्रायोरिटी पहले बता चुके ना हम। अब बताइए कहां से कहां जाऊंगा? 1 से 2, 2 से 3। माय मूवमेंट इज क्लॉकवाइज एंड फोर्थ प्रायोरिटी ऑन वर्टिकल लाइन। सो द कॉन्फिगरेशन इज, देख लो ऐसे क्या हो गया? आर। अगर किन्हीं भी दो एटम या ग्रुप को आप बदलते हो तो कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। सर ये तो आपने कैसा इंटरचेंज किया है? ये तो आपने और इंटरचेंज किया है। सर क्या इवन इंटरचेंज करके भी सिखा सकते हो? जी हाँ, इस बार मतलब आपको इवन करने हैं। देखिए किस प्रकार से बदलेंगे, ध्यान से सुनो। मतलब 2 बार बदलने हैं। आप बताइए किस-किसको बदलें? पहले इन दोनों को आपस में बदल दें। अगर इन दोनों को आपस में बदल दें, यहाँ कौन पहुंच गया? Cl। यहाँ पर कौन आ गया? COOH। ये एक बार इंटरचेंज किया। ठीक है? अभी तो और हुआ है। एक बार और करना है तो सर इन दोनों को भी आपस में बदल दें। तो बताओ यहाँ पर कौन पहुंच गया आपका? अगर अपन बात करें CH2SH, सही बात है। और यहाँ पर आपका कौन आ जाएगा? बताइए NH2। अब बताओ आपने कैसे इंटरचेंज किए हैं? इवन इंटरचेंज। हालांकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इवन इंटरचेंज। ये लीजिए हमारे सामने है। इवन हो गया है। वापस से प्रायोरिटी असाइन करो इस कायरलिटी सेंटर के ऊपर। हम पहले जानते हैं इसको प्रायोरिटी 1, इसको प्रायोरिटी 2, इसको प्रायोरिटी 3 और इसको प्रायोरिटी 4, क्योंकि यहीं पर असाइन कर चुके हैं। अब बताइए कहां से कहां जाए? हमने जाना है 1 से 2, 2 से 3। आप बताइए 1 से 2, 2 से 3। माय मूवमेंट इज क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मूवमेंट है, बट फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर है? हॉरिजॉन्टल। तो जब फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पर हो और मूवमेंट कैसा हो? क्लॉकवाइज, तो कॉन्फिगरेशन एस। देख लो एस से एस रहा। अरे कॉमन सेंस की बात इधर सोचो। आपने पहले दो को चेंज किया तो एस से क्या हो गया? फिर बदला, फिर आर से क्या हो गया? तो सेम ही रहेगा ना। तो सिंपल सा फंडा ये है कि कभी भी दो एटम्स या ग्रुप्स को आप इंटरचेंज करोगे तो कॉन्फिगरेशन जो है वो आपका बदल जाएगा उस कायरलिटी सेंटर पर। आर था तो एस हो जाएगा, एस था तो आर हो जाएगा। और आप समझिए इंटरचेंज बिना बॉन्ड तोड़े नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं कि भाई साहब ये जो आपका है ये यहाँ से वहां चला जाओ, ये यहाँ जाए, इसका मतलब इस कायरलिटी सेंटर पर तुमने बॉन्ड तोड़े हैं। यहाँ से तोड़कर ये बॉन्ड ऊपर बनाया, वहां से तोड़कर ये बॉन्ड नीचे बनाया, क्योंकि कॉन्फिगरेशन कभी भी बिना बॉन्ड तोड़े चेंज नहीं होती है। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ूंगा।
इसकी मिरर इमेज बनाओ। ये मिरर रखे हुए हैं 4K का, कैसे मिरर इमेज बनेगी? मिरर रखे हुए 4K, एक मिरर ऐसे रखा है तो इमेज बताओ कैसे बनेगी? एक मिरर इसके नीचे रखा है तो आपको बताना है इमेज कैसे बनेगी? एक मिरर ऐसे रखा है तो आपको बताना है इमेज कैसे बनेगी? एक मिरर ऐसे रखा है तो आपको बताना है इमेज कैसे बनेगी? क्योंकि इमेज कैसे बनेगी डिपेंड करता है मिरर कैसे रखा हुआ है। लगाइए अपना कॉमन सेंस थोड़ा सा, उससे आपको बहुत सारी चीजों का आइडिया होगा, बहुत सारी चीजों का आइडिया होगा, बहुत सारी चीजों का आइडिया होगा। थोड़ा सा दिमाग लगा पा रहे हैं? आप बताइए, अगर आपने ये वाला मिरर रखा है तो इमेज कैसे बनेगी? यहाँ पर अगर आपने ये मिरर रखा हुआ है तो आपकी इमेज जो बनकर आएगी वो कुछ इस प्रकार की बनकर आएगी। मिरर की प्रॉपर्टी होती है। अगर आपने यहाँ पर मिरर रखा हुआ है तो आप बताओ इमेज जो बनकर आएगी वो इस प्रकार की बनकर आएगी। सही है? अगर आपने यहाँ पर मिरर रखा हुआ है तो जो इमेज बनकर आएगी वो इस प्रकार की बनकर आएगी। अगर आपने यहाँ पर मिरर रखा हुआ है तो जो इमेज बनकर आएगी वो इस प्रकार की। सही बात है कि नहीं? तो सर आप ऐसा बता क्यों रहे हो? क्योंकि डिपेंड करता है कि आप मॉलिक्यूल के सामने मिरर कहाँ रखे हुए हो। मिरर कहाँ रखे हुए हो? ठीक है? ये आपसे कोई पूछने वाला नहीं है, मतलब आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो बने उसके लिए। आप खुद इमेजिन कीजिए, हमें मिरर रखना अपने सामने। एक मिरर आपने मेरे बाजू में रख दिया यहाँ पर यूं सीधा, तो बताओ इमेज कहाँ से शुरू होगी? पीछे वाले राक्षस को बताओ क्या कर रहे हो? क्या कर रहा है तू? पीछे का काम कर रहा है तो राक्षस फिर क्लास में बैठ के करने का क्या काम? मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? सच तो बोल दे, सच बोल रहा है? ये बताएगा तेरा आगे वाला सच बोल रहा है? नहीं बोल रहा ना? क्योंकि मैं जब से आया तब से लिख रहा है तू। मैंने तो कुछ लिखा नहीं तब भी लिख रहा था तू। क्या जीवन आ गया है? हे पार्थ इधर देखो, वरना तीर आपकी तरफ कभी भी आ सकता है। मैं इधर फेफड़े फोड़ रहा हूँ उसको, कोई मतलब ही अपने आप को कह चुका है कि शहीद हो चुके हैं हम। आइए तो यहाँ पर अपन बात करें, मान लीजिए मिरर आपने यहाँ रख दिया यहाँ पर, तो बताओ इमेज कहाँ से शुरू होगी? इस साइड से। अगर आपने मिरर मेरे सामने रख दिया है तो यहाँ से इमेज शुरू होगी। अगर मैं मिरर के ऊपर खड़ा हो गया हूँ तो इमेज मेरे जूतों से शुरू होगी। तो मिरर कैसे रखा गया है मॉलिक्यूल के सामने उसी पर तो डिपेंड करता है। जैसे इस बच्चे ने बोला इन दोनों को इंटरचेंज करो, इनफैक्ट आपको पता है ये इसकी मिरर इमेज है, ये इसकी मिरर इमेज है। अब बच्चा कह रहा है नहीं बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो रहा, एकदम 100% झूठ बोल रहा है। मेरे भाई ये इसकी मिरर इमेज है, पर मिरर रखा कहाँ गया है? यहाँ, ये देखो। अगर आपने मिरर को यहाँ पर रख दिया है तो यही इमेज बनेगी। तो ये 3D की कहानी है। जब हमें बोले कि बताओ ये एक दूसरे के एनेंसियमर है या नहीं है, तो यस कायरल मॉलिक्यूल की ये मिरर इमेज है, पर हम पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए एनेंसियमर है या नहीं है हम किससे पहचानेंगे? आरएस से, क्योंकि हमें इतना दिमाग नहीं लगाना कि मिरर कहाँ रखा हुआ है। हमें सीधी सी बात है, यहाँ आरएस है तो इसका एनेंसियमर पर आर खत्म हो गया। जैसे आइए यहाँ पर भी जब आपने इंटरचेंज किया ना, आपने देखो इंटरचेंज किया हुआ है, आपने तो बोला क्या लिया हुआ है? मिरर इमेज, पर टेक्निकली आपने इंटरचेंज किया है किन दो एटम्स को? ब्रोमीन एंड आयोडीन। पहले बताओ ब्रोमीन इस वर्टिकल लाइन के किधर था? राइट हैंड साइड, अब किधर आ गया? और आयोडीन किधर चला गया? तो देखो यहाँ से यहाँ जाने पर आपने इन दोनों एटम्स को क्या किया है? इंटर, और बताओ आर से क्या हो गया? एस। तो ये सारी कहानी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यहाँ पर भी इंटरचेंज करने से मिरर इमेज बनकर आ रहा है। तो अगर कायरलिटी सेंटर पर किन्हीं भी दो एटम्स या ग्रुप्स को आप इंटरचेंज करते हैं तो कॉन्फिगरेशन उसका चेंज हो जाता है। इवन और वाला इतना काम का नहीं है क्योंकि वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल में लेंगे, पर ये वाली बातें आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द स्टीरियोकेमिकल रिलेशन। क्वेश्चन हमारे सामने है, फाइंड द स्टीरियोकेमिकल रिलेशन। फाइंड द स्टीरियोकेमिकल रिलेशन। पहला कंपाउंड आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, भाई लोग जल्दी जल्दी लिखेंगे मेरे साथ के साथ ना। यहाँ पर Br है, यहाँ पर H है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर H है, यहाँ पर हमारे सामने दिया गया है CH2SH, ये कंपाउंड नंबर 1 है। फिर अगर अपन बात करें CH2SH, ये कंपाउंड नंबर हमारे सामने 2 है। यहाँ पर Br है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर Cl है, दिस इज कंपाउंड नंबर 2। नेक्स्ट यहाँ पर CHO, CH2SH हमारे सामने, यहाँ पर H है, यहाँ पर Br है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर H है, दिस इज कंपाउंड नंबर 3। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो ये हमारे सामने इस प्रकार से दिया हुआ है, इधर Br है, इधर H है, इधर Cl है, इधर H है, इधर CH2SH है, ये कंपाउंड नंबर 4 हमारे सामने गिवन है। नेक्स्ट में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर CH2SH है, यहाँ पर CHO है, यहाँ पर H है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर H है, यहाँ पर Br है, और ये कंपाउंड नंबर 5 है। हमें रिलेशन पूछेगा कि बताओ इसमें इसमें क्या रिलेशन है, उसमें उसमें क्या रिलेशन है। उसके लिए पहले हमें पता कर लेना चाहिए हर कायरलिटी सेंटर पर कॉन्फिगरेशन, उसी के बेसिस पर हम रिलेट कर पाएंगे, उसी के बेसिस पर हम रिलेट कर पाएंगे। एक बार आप नोट डाउन करके थोड़ा सा रुकेंगे, फिर मैं बात करूंगा। सभी नोट डाउन करेंगे और उसके बाद रुकेंगे, फिर हम इस पर बातें करेंगे कि किस प्रकार से बातें की जा सकती है। कई बार एग्जामिनर दोस्तों इतना शाना होता है कि एक का कॉन्फिगरेशन दे देता है, जैसे 1 का कॉन्फिगरेशन दे दे और बाकी सब का कॉन्फिगरेशन पूछ सकता है, तो फिर अपने को मेहनती नहीं बनना है। आप समझिए, अगर एक का कॉन्फिगरेशन दिया गया है और दूसरे का कॉन्फिगरेशन पूछा गया है, मतलब उसको इस्तेमाल में लेना है, पर हम क्या बनते हैं? मेहनती, क्योंकि बचपन से अपने को मेहनती बनना सिखाया गया है। क्लियर? इसका कॉन्फिगरेशन दिया हुआ है, हम दनादन सबका निकाल कर आंसर दे रहे हैं, 5 से 10 मिनट लग रही है, फिर हम कह रहे हैं पेपर लेंथ दिया रहा था। तो पेपर में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसका इस्तेमाल कीजिए। अगर आप मुझे केवल इसका कॉन्फिगरेशन बता देंगे तो मैं बाकी सब का कॉन्फिगरेशन बता दूंगा। सर हम तो आपको ये भी नहीं बताए तो भी बता दोगे क्योंकि आप तो घर से करके आए हो, ये बात तो आपकी सही है, लेकिन आप भी बता पाएंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखिए इस मॉलिक्यूल में कितने कायरलिटी सेंटर है? यस, दिस मॉलिक्यूल कंटेन्स 2 कायरलिटी सेंटर्स। अगर जब भी किसी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा कायरलिटी सेंटर हो, क्या बोला, तो सबसे पहले आयुपैक नंबरिंग कर लीजिए। क्या कर लीजिए? आयुपैक नंबरिंग, जो अपन नेमिंग में करते हैं। तो आप जानते हैं इनमें से मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? CHO, दिस इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो बच्चे इसको नंबर मिलेगा 1, इसको नंबर मिलेगा 2, इसको नंबर 3 और इसको 4। कार्बन नंबर 2 कायरलिटी सेंटर, कार्बन नंबर 3 कायरलिटी सेंटर। अब हम इन पर कॉन्फिगरेशन निकालें, ठीक है? आइए पहले वाले पर, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए, बार-बार नहीं बताऊंगा। ये कायरलिटी सेंटर है तो इस पर हमें कॉन्फिगरेशन पता करना है। आप बताइए, यहाँ पर डायरेक्टली अटैच्ड एटम कौन है? ब्रोमीन। इधर डायरेक्टली अटैच्ड एटम कौन है? हाइड्रोजन। इधर डायरेक्टली अटैच्ड एटम कौन है? कार्बन। और इधर भी डायरेक्टली अटैच्ड एटम कौन है? कार्बन। आपको पता है इंटरसेक्शन पर कार्बन होता है। बताइए सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? तो इसको प्रायोरिटी मिलेगी बच्चे 1। सबसे कम एटॉमिक नंबर किसका है? हाइड्रोजन। तो इसको प्रायोरिटी मिलेगी बच्चे 4। क्या पॉइंट क्लियर हुआ? आइए फिर से अगर अपन बात करना चाहें, इधर देखो इसका भी एटॉमिक नंबर सेम, इसका भी एटॉमिक नंबर सेम। इफ डायरेक्टली अटैच्ड एटम्स के एटॉमिक नंबर क्या जाए सेम, तो उस पर जुड़े हुए एटम्स के एटॉमिक नंबर कंपेयर करो। तो आप बता सकते हैं कि इस कार्बन के ऊपर कौन-कौन जुड़ा हुआ है? इधर लिख देता हूं। इस कार्बन पर क्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन, डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, क्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन। देखो इसका एक बॉन्ड क्लोरीन से है, एक बॉन्ड कार्बन से और एक बॉन्ड हाइड्रोजन से। आप बता सकते हो इस पर कौन-कौन जुड़ा हुआ है? 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन। बच्चों CHO ग्रुप ऐसे होता है, तो ऑक्सीजन में और कार्बन में कितने बॉन्ड है? 2, तो 2 बार ऑक्सीजन लिखा जाएगा। अब कंपेयर कर लीजिए, यहां पर कौन है? क्लोरीन, और यहां पर कौन है? ऑक्सीजन। बताओ किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? क्लोरीन। सो ये वाली जो वैलेंसी
सी है ना, ये वाला जो बॉन्ड है, इसको कौन सी प्रायोरिटी मिलेगी बताओ? सेकंड। और इस वाले को कौन सी प्रायोरिटी मिलेगी? थर्ड। प्रायोरिटीज आर असाइन्ड। अब बताओ 1 से कहां जाऊंगा बच्चे? 2, 2 से कहां जाऊंगा? 3। माय मूवमेंट इज 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज, बट फोर्थ प्रायोरिटी ऑन हॉरिजॉन्टल, सो द कॉन्फिगरेशन विल बी एस। क्या ये पॉइंट आपको समझ आ गया? क्लियर? चलिए आगे बढ़ता हूं, दूसरे वाले पर बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनिए। इस वाले कायरलिटी सेंटर पर बात करें अपन, तो बताओ इधर बताओ डायरेक्टली अटैच्ड एटम कौन है? क्लोरीन। इधर बताओ डायरेक्टली अटैच्ड एटम कौन है? हाइड्रोजन। इधर बताओ डायरेक्टली अटैच्ड एटम कार्बन। ऊपर बताओ डायरेक्टली अटैच्ड एटम कार्बन। बताओ सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? क्लोरीन। सो इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी बच्चे? 1। सबसे कम किसका है बच्चे? हाइड्रोजन। तो इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी? 4। सही बात है। अब अगर अपन बात करना चाहें तो देखो यहां भी कार्बन और यहां भी कार्बन, दोनों के एटॉमिक नंबर एक्जैक्टली सेम। तो आप बताइए इस कार्बन से कौन-कौन जुड़ा हुआ है? सल्फर और 2 हाइड्रोजन, डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। आप बता सकते हैं इस कार्बन से कौन-कौन जुड़ा हुआ है? ब्रोमीन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो यहां पर रहेगा ब्रोमीन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। बताइए सल्फर और ब्रोमीन में से किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है? ब्रोमीन। सल्फर बोले राक्षस, किसका? ब्रोमीन। तो डिसाइड हो गया, उसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी? ज्यादा। तो कौन कौन सी प्रायोरिटी डिसाइड कर चुके हैं? 1 और 4 तो डिसाइड कर चुके हैं, तो उस वाले को प्रायोरिटी कौन सी मिलेगी? सेकंड। और इस वाले को प्रायोरिटी थर्ड। टेक्निकली इस बॉन्ड को प्रायोरिटी दे देंगे, इस बॉन्ड को भी प्रायोरिटी दे देंगे एंड इस बॉन्ड को भी, तो ऑटोमेटिक उसको प्रायोरिटी मिलेगी। क्लियर? अब बताओ 1 से कहां जाऊंगा? 2, 2 से कहां जाऊंगा? 3। मेरा मूवमेंट बताओ कैसे? 1 से 2, 2 से 3 एंटी एंड फोर्थ प्रायोरिटी ऑन हॉरिजॉन्टल। आना चाहिए था एस, लेकिन आएगा आर, एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लियर? अब आप लिख दीजिए, बताओ 2 नंबर कायरलिटी सेंटर का कॉन्फिगरेशन क्या है? एस, और 3 नंबर कायरलिटी सेंटर का कॉन्फिगरेशन क्या है? आर। ऐसे लिखा जाता है, इसका कॉन्फिगरेशन ऐसे लिखा जाता है। सर इसका मतलब क्या है? 2s का मतलब कि कायरलिटी सेंटर नंबर 2 इज हैविंग कॉन्फिगरेशन एस, कायरलिटी सेंटर नंबर 3 इज हैविंग कॉन्फिगरेशन आर। जैसे 2 पर सिस लिखते थे, 3 पर आप 4 पर ट्रांस लिखते थे, मतलब 2 वाला सिस कॉन्फिगरेशन में 4 वाला ट्रांस कॉन्फिगरेशन। अब देखो, अब इसका हमें कॉन्फिगरेशन मालूम हो गया। अब या तो बच्चे हम सब में ऐसे ही मेहनत कर करके निकालें, या कई बार क्वेश्चन में इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये तो हमेशा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। अब सुनिए ध्यान से, किस प्रकार से बात कर सकते हैं? आइए हम इसमें भी क्या कर लेते हैं? नंबरिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? चलिए कलर में सेम इस्तेमाल में कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना? ये हमारे सामने कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। जरा गौर से देखो, कायरलिटी सेंटर इससे रिलेट करो, 2 पर कोई बदलाव दिख रहा है? कायरलिटी सेंटर 2 पर कोई बदलाव दिख रहा है? इसके कंपैरिजन देखो, क्या बदलाव दिख रहा है? सर इसका ब्रोमीन राइट हैंड साइड में था, लेकिन इसका ब्रोमीन, यानी कि सर अगर मैं आपको एक शब्द में कहूं तो एच और बीआर को इंटर चेंज किया गया है। सही कह रहा हूं? तो बताओ यहां पर एस था, तो यहां पर क्या आएगा? आप चेक कर लेना, आर कॉन्फिगरेशन। नीचे वाले पर देखो कोई बदलाव है? कोई बदलाव है? नहीं सर एक्जेक्टली सेम। तो यहां पर आर था, तो यहां पर भी कॉन्फिगरेशन आर। तो बताइए 2 पर कॉन्फिगरेशन आर, 3 पर कॉन्फिगरेशन आर। सही बात है, बिल्कुल। आइए फोर्थ थर्ड वाले में चलते हैं। दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3 एंड दिस इज कार्बन नंबर 4। बताइए 1 और 3 को रिलेट करो, 2 पर कोई बदलाव है? 2 पर कोई बदलाव है? गौर से देखो, सब सेम टू सेम, सीएच ऊपर है, उसमें भी ऊपर है, बीआर राइट में है, राइट में है, एच लेफ्ट में है, 3 सेम है, तो चौथा कहां किससे बदला होगा? तो इसका भी कॉन्फिगरेशन क्या रहेगा? एस। थर्ड पर कंपेयर कीजिए, एच और सीएल बदल दिया है, इसका मतलब आर था तो क्या हो गया है? पक्का सही बात कह रहे हो। ये देखो एक दूसरे की क्या है, गौर से देखो, एक दूसरे की क्या है? आर की मिरर इमेज, आर की मिरर इमेज, इसका मतलब बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो बताइए यहाँ पर 2 पर क्या है बच्चे? एस, और 3 पर भी क्या है? एस। कॉन्फिगरेशन निकल गया है। चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो यहाँ पर ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4। आप देखो 1 2 पर कंपेयर करो, बीआर और एच को बदल दिया है, इंटरचेंज हो गए हैं। एच और बीआर देखो 2 नंबर कायरलिटी सेंटर पर, तो यहाँ पर उस पर क्या था? एस, तो यहाँ क्या जाएगा? आर। सिमिलरली 3 पर भी बदल गए, एच और सीएल, तो वहां पर क्या था? आर, तो यहाँ पर क्या जाएगा? एस। तो ये रहेगा 2 आर बच्चे एंड 3 एस। पक्का? चलिए इसमें अगर मैं बात करना चाहूं तो देखो ये कार्बन नंबर क्या है? 1, ये कार्बन नंबर क्या है? 2, ये कार्बन नंबर क्या है? 3 और ये कार्बन नंबर क्या है? 4। जब आप निकालोगे कॉन्फिगरेशन तो आपको 2 पर जो कॉन्फिगरेशन मिलेगी, 2 पर जो कॉन्फिगरेशन मिलेगी वो आपको मिलेगी एस, और 3 पर जो कॉन्फिगरेशन मिलेगी वो आपको मिलेगी आर। 2 पर जो कॉन्फिगरेशन मिलेगी वो एस, 3 पर जो मिलेगी वो आर। मतलब आप जब निकालोगे तब आपको यही कॉन्फिगरेशन मिलेगी। एक्चुअली हुआ क्या है मैं बताता हूं, सभी ने ये वाला कंपाउंड लिखा हुआ है, नोटबुक को सीधी करके टेबल पर रख दो, नोटबुक को सीधी करके टेबल पर रख दो, टेबल पर रख दो सीधी करके, एकदम सीधी, जैसे ये लिखा हुआ है रख दिया है, टेबल पर रख दिया है। अब नोटबुक को 180 डिग्री से घुमाओ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, मर्जी आपकी है, उठाई नहीं है, टेबल पर रख के रखे 180 से घुमा दो, 180 डिग्री से घुमाने, 90 से नहीं राक्षस, 180 डिग्री से, 180 डिग्री से, 180 से, काफी लोगों ने 90 से घुमाया है, यू नोटबुक यूं कर दी है, ये 90 डिग्री है, एक बार और घुमाओ, 180 से घुमा दिया है। अब ध्यान से सुनना, आप अपनी नोटबुक में कंपाउंड नंबर 1 को देखो, नोटबुक में कंपाउंड नंबर और बोर्ड पर नंबर 5 देखो गौर से, 180 से घुमाने के बाद जो आपका कंपाउंड नंबर 1 था वही कंपाउंड नंबर 5 बोर्ड पर लिखा हुआ है, चेक करो। आप नोटबुक में किसको देखो? 1 को, और बोर्ड पर किसको देखो? 5। एक्जेक्टली क्या है? सेम। तो ये फिशर की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, यानी कि फिशर प्रोजेक्शन को जब कितने से घुमा दिया जाए? 180 डिग्री से इन द प्लेन ऑफ पेपर, 180 से पेपर पे प्लेन में घुमा दिया जाए तो सेम कंपाउंड रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो आप उसको क्लॉकवाइज घुमाओ या फिर एंटी क्लॉकवाइज, कद्दू फर्क पड़ने वाला नहीं। चलिए अच्छी बात है। अब आते हैं स्टीरियो केमिकल रिलेशंस पर, ध्यान दीजिए सभी लोग इधर, ध्यान दीजिए सभी लोग इधर, ध्यान दीजिए। हमसे पूछा जा रहा है दोस्त कि बताओ कंपाउंड नंबर 1 एंड कंपाउंड नंबर 2 के बीच में क्या रिलेशन है? ध्यान से सुनिए, कंपाउंड नंबर 1 एंड कंपाउंड नंबर 2 के बीच में क्या रिलेशन है? आप बताइए 1 में स्टीरियो केमिकल नोटिफिकेशन क्या है? 2 पर क्या है? 3 पर क्या है? सिमिलरली यहां पर भी लिखो, 2 पर क्या है बताओ? आर, और 3 पर क्या है? पक्का? हम जानते हैं अगर इनेंशियोमर्स हुए तो हर कायरलिटी सेंटर पर कॉन्फिगरेशन अपोजिट हो जाएगा। हर कायरलिटी सेंटर का मतलब है अगर 2 पर इधर एस है तो वहां 2 पर क्या होना चाहिए? आर, और इधर 3 पर क्या है? आर, तो उधर क्या होना चाहिए? एस। अगर एक्जेक्टली अपोजिट कॉन्फिगरेशन है तो मिरर इमेज, इसका मतलब इनेंशियोमर, और एक्जेक्टली अपोजिट कॉन्फिगरेशन नहीं है, इसका मतलब इनेंशियोमर, और जो इनेंशियोमर नहीं वो डायस्टेरियोमर है। क्लियर? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट, सिंपल सी बात। तो आप बताओ ये एक दूसरे की मिरर इमेज है? नहीं, दिखने से भी पता चल रहा है, और कॉन्फिगरेशन भी कह रहा है कि 2s से 2s से 2r तो हो गया, एक पर तो बदल गया लेकिन एक पर नहीं बदला। इनेंशियोमर्स में तो हर पर बदल जाता है। क्लियर? इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, बताओ किसका रिलेशनशिप है? दे आर डायास्टेरियोमर्स। क्या है बच्चे? डायास्टेरियोमर्स। सुनते हुए मेरी बात को। क्लियर? आइए वापस से रिलेट करते हैं हम कंपाउंड नंबर सेकंड एंड थर्ड, अभी सुनते जाओ आप। सेकंड एंड थर्ड, सेकंड का कॉन्फिगरेशन बताओ 2 पर, 3 पर, थर्ड का बताओ 2 पर, 3 पर, 2 का कंपैरिजन 2 से, तो बताओ 2r से क्या हो गया? अपोजिट है। बताइए यहां पर 3r से क्या हो गया? दे आर हैविंग एक्जेक्टली ऑपोजिट आरएस कॉन्फिगरेशन, हेंस ये एक दूसरे के क्या है? इनेंशियोमर्स। और आप देख सकते हो वास्तव में मिरर इमेज है भी, लेकिन अब कभी भी हमसे पूछे कि इनेंशियोमर्स है या नहीं है तो मिरर इमेज से नहीं, आरएस से बताइए, क्योंकि क्या पता मिरर किधर रखा हुआ है, इतना टाइम थोड़ी हमारे पास। क्लियर? यहां से बताइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। फिर से आपसे पूछा गया है कि सेकंड में एंड अगर अपन पूछे फोर्थ में क्या रिलेशन है, तो सेकंड में बताओ 2 पर क्या है? 2 पर आर, 3 पर आर, फोर्थ में बताओ 2 पर आर, 3 पर, रिलेट करके बताओ। देखो 2r पर 2r, ये तो क्या है? सेम, पर यहां पर क्या है? ऑपोजिट। आप मुझे इतना बता दो क्या ये इनेंशियोमर्स है?
इनएंशियोमर होते तो 2r से 2s, 3r से 3s, अपोजिट होता, r का अपोजिट s, s का अपोजिट r, तो ये एनएंशियोमर्स नहीं, तो सिंपल क्या है ये, डायास्टीरियोमर्स। क्या है? डायास्टीरियोमर्स। यू गॉट दैट पॉइंट? आइए नेक्स्ट बताइए, एक जगह हमारे सामने है 1 और दूसरी जगह हमारे सामने है 4, बताओ 2 पर क्या है इधर s, 3 पर क्या है r, 1 पर देखो 1 पर, 4 पर देखो 2 पर क्या है r, 3 पर क्या है s, अब देखो बताओ 2s से क्या हो गया 2r, एग्जैक्टली अपोजिट, इधर बात करो 3r से क्या हो गया 3s, एग्जैक्टली अपोजिट, ईच कायरलिटी सेंटर पर rs अपोजिट, इसका मतलब ये तो क्या है इनएंशियोमर्स। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? चलिए ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से, एक हमारे सामने और है, आपको बताना है 1 एंड किसमें 5, बताओ 1 में 2 पर क्या है s, 3 पर r, बताओ इधर 2 पर क्या है और 3 पर, बताओ एग्जैक्टली सेम, अगर एग्जैक्टली सेम है तो अलग ही नहीं, कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो बदलेगा ना कॉन्फ़िगरेशन, इसका मतलब ये क्या हुए बच्चे, होमोमर्स। तो कई बार आपके सामने होमोमर्स या कई बार आप इनको बोल दोगे आइडेंटिकल्स, मतलब ये अलग है ही नहीं, केवल आपकी आंखों का धोखा है। पर एक बात सुनो ध्यान से, ये वाला आपको सुलटाएगा, कैसे सुलटाएगा मैं बताता हूं, तुम आरएस कॉन्फ़िगरेशन तो निकाल लोगे, आरएस कॉन्फ़िगरेशन तो निकाल लोगे, पर रिलेट ढंग से नहीं करोगे, तुम देखोगे यहां पर बताओ क्या है एस, यहां पर क्या है आर, बदल गया, यहां पर क्या है आर और यहां पर क्या है एस, बदल गया, इनएंशियोमर, कंपैरिजन सही नहीं कर रहे, क्योंकि ये कौन सा कार्बन है 2 नंबर और तू कंपेयर किससे कर रहा है, इसलिए आईयूपैक नंबरिंग कर लेना, 2 का कंपैरिजन 2 से, 3 का कंपैरिजन 3 से, क्लियर हो गया, नोट डाउन कीजिए फिर आगे। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई लोगों। तो अगर कोई हमें बोले कि ये एनएंशियोमर्स हैं, ये डायस्टेरियोमर्स हैं, क्या हम मिरर इमेज से पहचानेंगे? नो, आरएस कॉन्फ़िगरेशन से, आरएस कॉन्फ़िगरेशन। तो इतनी देर बाद कैसे लौटा है? कहां पढ़ रहा, ऑनलाइन पढ़ रहा था, पढ़ रहा था नहीं पढ़ रहा था, क्लासेस मिस नहीं करेंगे, छोटी सी क्लास है, सबके चेहरे ध्यान रहते हैं, अटेंडेंस भी हुआ करेगी, गलती से कोई एब्सेंट हुआ और घर कॉल चला गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, घर वाले फोन करते हैं तो हम उठाते भी नहीं है कि डिस्टर्ब मत क्या करो, पढ़ रहा था, और इसी चला के आराम से सोते रहते हैं। अभी तो वैसे ठंडा मौसम हो गया, इसकी जरूरत भी नहीं है, नींद अच्छी आएगी अपने को, अभी तो आप सो लेंगे क्योंकि आपके बदले की मेहनत आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, 4 साल 4 या 5 साल बाद वो भी सरेंडर कर देंगे, तो फिर आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी और बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, आउटपुट कम आएगा। ऐसा नहीं कि डॉक्टर बन जाओगे तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेहनत तो वहां भी करनी पड़ेगी और उस मेहनत का आउटपुट बहुत ज्यादा मिलेगा आपको, एसी रूम में बैठे बैठे दवाई लिख रहे हो, मेहनत तो वो भी है क्योंकि उससे पहले 7-8 साल जो मेहनत की है उसका नतीजा मिल रहा है और उसके लिए भी बैठना पड़ रहा है, हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, मेहनत तो हर जगह है। एक बेचारा मजदूर है जो आपसे कहीं ज्यादा मेहनत कर रहा होगा, ईंटें लेकर 4th फ्लोर तक 5th फ्लोर तक लेकर जाता है, दिन की दिहाड़ी 1000 रुपए, और आप 2 पेशेंट देखोगे तो बन गए 1000 रुपए, मेहनत हर कोई कर रहा है पर आउटपुट कितना मिल रहा है ये इंपॉर्टेंट है। सुलटा दिया है, सुनने लगे होंगे आप, सुनने वाली बातें गई, अभी तो लिखो, अभी देखना दूसरे तरीके से अपन रिलेट कर देंगे, ये तो है कुछ भी नहीं तो आरएस तो है, जब भी स्टीरियोकेमिकल रिलेशन बताना है कि दोनों के बीच में स्टीरियोकेमिकल रिलेशन मतलब कौन सा स्टीरियो आइसोमर है, स्टीरियो आइसोमर दो टाइप के होते हैं, या तो एनएंशियोमर या फिर डायस्टेरियोमर, मिरर इमेज है तो एनएंशियोमर और मिरर इमेज नहीं है तो डायस्टेरियोमर। कभी पूछ ले ये एक्स कंपाउंड है, 4 ऑप्शन में दे दे, बताओ एक्स की मिरर इमेज कौन है, तो हम किससे निकालेंगे आरएस से, क्योंकि मिरर इमेज वो भी ढेर सारा है, कहां मिरर रखा होगा पता ही नहीं लगने देगा, पता ही नहीं लगने देगा। सुलटा दिया है दोस्तों, और धीरे धीरे लिखेंगे अपन, कलर कॉम्बिनेशन अच्छी सेलेक्ट करेंगे, मैंने अच्छी सेलेक्ट नहीं की है, ये पर्पल ब्लू बिल्कुल मैचिंग नहीं है, वो अपनी अपनी पसंद है, ऐसा क्या कोई गर्ल्स का पिंक फेवरेट होता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक पिंक टी शर्ट खरीद लेता हूँ फिर, ये तो कलर बायस हम हो गए हैं, हमें बहुत सारी चीजें सिखाई गई हैं वो सही नहीं है भाई, क्या सिखाया गया, सनराइज इन द एंड सनसेट्स इन द, और सन तो वही है, अर्थ रिवॉल्विंग है भाई, कौन है, तो कहावतें सारी सही हो जरूरी नहीं है, ये फिलॉसफी है किसने किस तरीके से दी है, तो अपने को इतना पता नहीं होता, अपन तो दीवारों पे लिख लेते हैं, मेरे जैसे का टेलीग्राम पर आप पढ़ लेते हैं, लेकिन मैं बहुत ऑथेंटिक डालता हूँ, मैं कोई अपनी अपनी राय कभी शेयर नहीं करता, रेफरेंस आज भी मैंने डाला है तो लिखा है भाई मूवी दंगल का डायलॉग है, मेरा नहीं है, बात तो सही है कि कोई कोच आपको लड़ना सिखा सकता है, लड़ना तो आपको ही पड़ेगा, ये बात बहुत सही है, ये बात सिखाती है कि टीचर पर डिपेंडेंट मत होइए, 20% रोल है उसका, 80% आपका है। आगे बढ़ सकता हूं, इतनी इतनी गहरी बातें करने के बाद अब आगे बढ़ने का मौका दीजिए। देखिए मैं इन दोनों कंपाउंड्स के बीच में रिलेशन बता सकता हूं बिना आरएस के भी, आप तो बता दोगे याद करके आए होगे, आप भी ट्राई कीजिए, मान लीजिए इन दोनों कंपाउंड्स को मुझे रिलेट करने के लिए कहे, क्या करने के लिए कहे, रिलेट, अगर ये स्टीरियो आइसोमर है तो सबसे पहले कनेक्टिविटी क्या होनी चाहिए, सेम, और मैं देख पा रहा हूं कनेक्टिविटी दोनों में क्या है, सेम। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं देख पाऊं इस वाले कायरलिटी सेंटर को कंपेयर करो आपस में, इन दोनों को कंपेयर करो, बताओ इन दोनों पर कंपेयर करोगे तो कॉन्फिगरेशन सेम मिलेगा कि अलग अलग, देखो इधर भी आर की साइड है राइट, इधर की साइड है, इधर एच किधर है लेफ्ट, इधर कहां है, मतलब इस कायरलिटी सेंटर पर और इस कायरलिटी सेंटर पर एच और बी को क्या किया गया इंटर, मान लो मुझे नहीं मालूम कॉन्फिगरेशन क्या है, नहीं मालूम मैंने निकाला ही, मान लिया मैंने कि यहाँ पर आर है जो कि गलत है, मान लिया मैंने यहाँ पर क्या है, तो वहां क्या होगा, मतलब इस कायरलिटी सेंटर पर कॉन्फिगरेशन अलग अलग, पता चला, फिर रिलेट करो आप इन दोनों को, और यहाँ पर देखो दोनों पर कॉन्फिगरेशन क्या होगा, सेम, क्योंकि अरेंजमेंट देखो एक्जैक्टली सेम है, कॉन्फिगरेशन का चेंज मतलब एटम्स और ग्रुप्स का स्पेस में अरेंजमेंट चेंज होना, जो कि नहीं हो रहा, साफ दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, एक पर तो अलग और एक पर सेम, ये एनएंशियोमर डायस्टेरियोमर होंगे, क्या होंगे, डायस्टेरियोमर। आओ दूसरों को रिलेट करते हैं, अब हमें रिलेट करना है इन दोनों को, देखो इन दोनों को रिलेट करो, देखो इन दोनों कायरलिटी सेंटर पर आरएस एकदम अलग है क्योंकि एच और बीआर को इंटरचेंज, तो यहाँ भी कॉन्फिगरेशन अपोजिट, नीचे वाले को कंपेयर करो, यहाँ पर भी कॉन्फिगरेशन अपोजिट, दोनों पर अपोजिट मतलब एनएंशियोमर, दोनों पर अपोजिट मतलब एनएंशियोमर, तो अच्छी प्रैक्टिस के बाद आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, वरना ये तरीका तो है ही, क्लियर। अब सोचो अगर एक की कॉन्फिगरेशन दे दे तो बाकी बता सकते थे ना, हम हमें पूरी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, ये हमारे सामने था। नेक्स्ट जो आता है बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आता है, क्या आता है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है, मीजो को पहचानने का, जेई एडवांस इस क्वेश्चन को लेकर आए भाई लोग, अभी तक जो मीजो पहचाने जाते थे वो अलग तरीके से पहचाने जाते थे, जेई क्वेश्चन लेकर आया कि देखिए आइए आपको कुछ नया सिखाते हैं, हमसे पूछा गया कि इन दोनों कंपाउंड्स के बीच में क्या स्टीरियोकेमिकल रिलेशन है, वो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 1 था, उसको 1 कर लेना, कौन सा है 2,
और सभी का ध्यान इधर होना चाहिए, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। यहां पर हमारे सामने है OH, यहां पर हमारे सामने है OH एंड H। एक कंपाउंड ये है और दूसरा कंपाउंड बच्चों ये है। हमसे पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए इन दोनों के बीच में स्टीरियोकेमिकल रिलेशन क्या है, इन दोनों के बीच में स्टीरियोकेमिकल रिलेशन क्या है। अब ध्यान से देखेंगे, मुझे सॉल्व करने दीजिए, मुझे सॉल्व करने दीजिए। चलिए पहले आरएस निकाले, दो काइनेटिक सेंटर है, आरएस निकाले इस काइनेटिक सेंटर पर एक बार। आओ थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दो, इधर बताओ डायरेक्ट अटैच्ड एटम कौन है, इधर हाइड्रोजन, उधर और नीचे भी सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर बताओ ऑक्सीजन। सो इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी, पक्का। उसके बाद इसका सबसे कम तो प्रायोरिटी 4। ये भी कार्बन, दोनों के एटॉमिक नंबर सेम। क्या बता सकते हो इस कार्बन पर कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन। आप बता सकते हो इस कार्बन पर कौन जुड़ा हुआ है, 3 ऑक्सीजन मेरे बच्चे, 3 ऑक्सीजन, क्योंकि ये कैसा है COH। सही बात है, कंडेंस फॉर्म लिखा गया। अब कंपेयर कर लो, पहले का एटॉमिक नंबर सेम, आगे का यहाँ कार्बन और यहाँ ऑक्सीजन, तो उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, तो इस वाली वैलेंसी को प्रायोरिटी दे देंगे क्या, सेकंड, या इस ग्रुप को प्रायोरिटी सेकंड, और इस वाले को प्रायोरिटी क्या दे देंगे, थर्ड। अब बताओ कहां जाऊंगा, 1 से 2 से 3, पक्का 1 से 2 से 3। बताओ कैसे जा रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज, बट फोर्थ प्रायोरिटी। तो कॉन्फिगरेशन एक बात बताऊं, नीचे वाले का कॉन्फिगरेशन एस होगा। आप बोलोगे, आप तो बता दोगे, आपको आता होगा या फिर आपने याद कर रखा होगा। ये सारी बातें सच हो सकती हैं, ऐसी बात नहीं है कि सच नहीं हो सकती है। तो थोड़ा सा बताओ आपने ऐसा क्या किया कि हम नहीं पहचान सकते, केवल आप ही पहचान पाओगे। आप बताओ ये क्या है बच्चे, क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। और मैंने क्या बोला था, आर की मिरर इमेज ऐसा होती है। अब देखो निकालते हैं, इसकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। इधर बताओ काइनेटिक सेंटर किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन, इधर कार्बन और ऊपर भी कार्बन, तो इसका एटॉमिक नंबर सबसे 1, इसका सबसे, इन दोनों में से इसको प्रायोरिटी मिलेगी 2 और उसको प्रायोरिटी मिलेगी 3, एग्जैक्टली जो डिसाइड किया, सेम टू सेम। अब बताओ 1 से कहां जाऊंगा, 2 से 3, माय मूवमेंट इज क्लॉकवाइज। आप बताइए फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर है, तो क्या आएगा एस। अब गौर से देखो, ऊपर मैं कैसे मूव कर रहा था, 1 से 2, 2 से 3 ऐसे मूव कर रहा था, और नीचे ऐसे देखो, इसकी मिरर इमेज नीचे बनी हुई है। तो ये मीजो कंपाउंड है, क्या है, मीजो में बताया था ना कि दोनों काइनेटिक सेंटर पर आरएस ऑपोजिट। नोटबुक चेक करो, लिखा हुआ है आपने कि मीजो होगा तो प्लेन से ऊपर और प्लेन के नीचे, आरएस एग्जैक्टली क्या होगा, ऑपोजिट होगा। क्या ये पॉइंट आपको समझ आया, इसका मतलब इसका कॉन्फिगरेशन ये। अब इसका नाम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, नाम लिखते हैं। नाम लिखने में अगर मैं नंबरिंग की सोच रहा हूं बच्चे, मैं इसको इधर लिख दूं एक बार अलग से। ये हमारे सामने वहां पर मामला काफी कंजस्टेड हो गया था, तो मैंने यहां लिख दिया है वही कंपाउंड दोबारा से। आइए मेरी बात को बच्चे ध्यान से सुनिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। यहां पर कॉन्फिगरेशन क्या है बच्चे, आर, इस काइनेटिक सेंटर पर, और इस काइनेटिक सेंटर पर कॉन्फिगरेशन क्या है बच्चे, एस, पक्का। चलिए अब बताओ ये मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनली मतलब अगर आप इधर से नंबरिंग करो उधर से नंबरिंग करो, स्टीरियो को इग्नोर कर दो तो मामला क्या है, सेम। लेकिन अगर मैं नंबरिंग इधर से करता हूं तो देखो फंक्शनल ग्रुप को तो 1 एंड 4, 1 एंड 4 दोनों साइड्स, इधर से करता हूं तो सब्स्टिट्यूएंट को 2 एंड 3, 2 एंड 3, पर जब ऊपर से करूंगा तो 2R एंड 3S, और नीचे से करूंगा तो 2S 3R। फर्क केवल R और S का है। और मैंने आपको बताया था सिस ट्रांस में से प्रायोरिटी सिस को दी जाएगी, RS में से प्रायोरिटी R को। तो अगर मुझे नंबरिंग करने के बोला जाए तो नंबरिंग अभी एक ही साइड से होगी और वो इस साइड से, ये हमारे सामने। तो इसका कॉन्फिगरेशन रहेगा 2 पर R एंड 3 पर S। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ बच्चे, सही बात है कि नहीं। क्यों आप सर इतनी मेहनत कर रहे हो, क्योंकि मेहनत करना बच्चे यहाँ पर बनता है, वरना वो हमें सुलटा देगा। ध्यान से सुनिएगा, इधर देखो ध्यान से सुनिएगा, ये हमारे सामने दिया गया है। क्या ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के मिरर इमेज है कि नहीं है। और बताओ यहाँ पर अगर R है तो यहाँ पर S ही होगा, और यहाँ पर S है तो यहाँ पर एग्जैक्टली। तो बच्चा क्या सोचता है कि मिरर इमेज क्या होंगे, इनएंशियोमर। लेकिन एक बात बताओ, इस मॉलिक्यूल के बारे में अगर अपन बात करें तो इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। काइनेटिक सेंटर कितने हैं, 2, काइनेटिक सेंटर होते हुए प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब कैसा मॉलिक्यूल है, एकाइरल। और एकाइरल मॉलिक्यूल को, ऐसे एकाइरल मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं बताओ, मीजो। क्या बोलते हैं, और मीजो कंपाउंड और उसके मिरर इमेज होमोमर होते हैं। एकाइरल मॉलिक्यूल की मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल या नॉन सुपर इंपोजेबल, आइडेंटिकल या नॉन आइडेंटिकल। तो एक तो फंडा ये कह रहा है कि ये मॉलिक्यूल एकाइरल है तो इसकी मिरर इमेज होमोमर होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। लेकिन आरएस कह रहा है नहीं, इनएंशियोमर होना चाहिए। क्योंकि बताओ 2 आर से क्या हो गया और एस से क्या हो गया, एक कहता है इनएंशियोमर, एक कहता है होमोमर, कंफ्यूज हो गए। तो यहाँ दुनिया भर की ट्रिक चलती है, ट्रिक चलाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था सेम नंबर का सेम नंबर से कंपैरिजन होना चाहिए। आइए जब आप इसमें नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से होगा 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4। कोई बता पाएगा मुझे नंबरिंग 1 नीचे से क्यों किया, क्योंकि फर्क केवल आरएस का है तो प्रायोरिटी आर को मिलेगी। बताओ यहाँ पर भी 2 पर आर एंड 3 पर, तो दोस्त बताओ मेरे, अगर मैं 1 एंड 2 को रिलेट करूं, किसको 1 एंड 2 को, इसको 1 बोल देता हूं और इसको 2, तो बताओ इधर 2 पर R 3 पर S, इधर भी 2 पर R 3 पर, एंड द रिलेशन इज होमोमर्स। और ये बात मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं और आज प्रूव कर दिया है कि एक मीजो कंपाउंड और उसके मिरर इमेज होमोमर्स होते हैं। इनफैक्ट ये अलग कंपाउंड है ही नहीं, एक एकाइरल मॉलिक्यूल की मिरर इमेज उसका आइडेंटिकल होता है। ये प्रूव कर दिया मैंने आरएस कॉन्फिगरेशन से। सुलटाइए जल्दी से दोस्तों। और मीजो को पहचानने का एक और तरीका मिल गया है, मीजो को पहचानने का एक और तरीका मिल गया है कि अगर दो काइनेटिक सेंटर हैं तो दोनों पर कॉन्फिगरेशन अलग अलग होगा। अब आप पीछे लिखे हुए पॉइंट्स को बहुत इजीली रिलेट कर पाएंगे। ये सारे पॉइंट मैं पहले लिख चुका हूं। मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है कि इनएक्टिव, अल्फा नेट 0 या नॉन जीरो। तो कई बार ये भी पूछ लेता है बताओ किसमें से अल्फा नेट 0 होगा या इस कंपाउंड का अल्फा कितना होगा, तो इनएक्टिव है तो 0 होगा। न्यूमेरिकल नहीं, थ्योरेटिकल लिंक करा क्वेश्चन को। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई लोगों। जल्दी जल्दी सुलटाइए, इसमें तो सारी बातें मैंने बता दी है।
सुलटा दिया है क्या? तो ये पॉइंट समझ में आया कि मीजो को पहचानने का एक तरीका और भी है। मीजो कॉन्स्टिट्यूशनली कैसा मिलेगा? सिमेट्रिकल। और मिनिमम कितने कैरेक्टर सेंटर? दो। तो अगर दो है तो एक पर आर तो दूसरे पर एस, और एक पर एस तो दूसरे पर, सीधी सी बात है। पर ये नहीं कि किसी पर भी अगर ऐसा आगे एक पर आर एक पर एस तो मीजो हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल भी होना, अनसिमेट्रिकल कैसे मीजो हो सकता है? क्योंकि उसमें तो सिमेट्री एलिमेंट कभी आएंगे ही नहीं। सुलटा दिया है बच्चों। नोट में पहला पॉइंट लिख दो। मीजो कंपाउंड एंड इट्स मिरर इमेज आर होमोमर्स। 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 सही बात है कि नहीं? क्योंकि मीजो अकार्यल होता है और अकार्यल की मिरर इमेज आइडेंटिकल, सुपर इंपोजेबल। क्लियर? और आप देखना जब इसको 180 से घुमा के रखोगे तो सुपर इंपोज भी हो जाएगा। तुम्हें करना ही नहीं है। इस बच्चे ने बोला था कि सर इसको 180 से घुमा दे तो आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। मीजो कंपाउंड हैज ऑपोजिट आरएस कॉन्फिगरेशन एट कायरलिटी सेंटर विद इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर ही ना। मीजो कंपाउंड हैज ऑपोजिट आरएस कॉन्फिगरेशन एट कायरलिटी सेंटर्स। एट कायरलिटी सेंटर्स ब्रैकेट में लिखो विद इन द मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल में दो कायरलिटी सेंटर है तो एक पर आर और एक पर एस, चार है तो दो पर आर तो दो पर एस एस। मीजो कंपाउंड हैज ऑपोजिट आरएस कॉन्फिगरेशन एट कायरलिटी सेंटर्स ब्रैकेट में लिखो विद इन द मॉलिक्यूल। क्योंकि दूसरे मॉलिक्यूल में अपोजिट होगा तो टेंसिबल हो जाते हैं। उसी मॉलिक्यूल में जो कायरलिटी सेंटर है, जैसे इस पर आर है तो इस पर एक ही मॉलिक्यूल की कायरलिटी सेंटर है। एक वाला मीजो कैसे होगा एक्सेस? कैसे बात कर रहा है? आज क्या खाए तू नाश्ते में? क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मीजो? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मीजो? पहचानना है कि इनमें से मेरे भाई कौन मीजो है। कई बार पहचान पाना इतना आसान नहीं होता है। अब जब ऐसा क्वेश्चन होगा, चार ऑप्शन होंगे आपके पास। अब बच्चा फिर कहेगा कि बहुत ही लेंथी क्वेश्चन पेपर था। नहीं, अप्रोच सही नहीं थी। बहुत ज्यादा मेहनती मत बनिए। टॉप फ्लोर एकदम खाली है तो मेहनत करेंगे। अगर है दिमाग थोड़ा सा तो उसको चलाएंगे, उसी के इस्तेमाल से आगे बढ़ेंगे। अब बताओ थर्ड मीजो हो सकता है क्या बच्चे? इधर बता दो, थर्ड वाला मीजो हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? यस, ये कभी भी मीजो नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर अपन बात करना चाहें कॉन्स्टिट्यूशनली, बताओ कैसा है? अनसिमेट्रिकल। और मीजो कंपाउंड्स कॉन्स्टिट्यूशनली कैसे होते हैं? सिमेट्रिकल। तो ये तो मीजो है ही नहीं। यहाँ तो कपड़े खराब नहीं करना, ऐसे ऑप्शन कैंसिल होते हैं। अब बच गए दो। अब एक में भी नहीं दिख रहा प्लेन ऑफ सिमेट्री, फिर से सेंटर ऑफ सिमेट्री हम ढूंढते ही नहीं है। अब क्या करें? तो हमें तो मालूम है। बताओ क्या ये मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल है? बताओ कॉन्स्टिट्यूशनली क्या है? सिमेट्रिकल। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कायरलिटी सेंटर मिनिमम दो होने चाहिए, है। दो से ज्यादा भी होंगे तो कोई दिक्कत। इस मॉलिक्यूल को देखो, क्या ये मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल है? दो साइड से आप नंबरिंग कर सकते हैं बच्चे। यहां से शुरू करके यहां चले जाओ, यहां से शुरू करके यहां जाओ। आरएस को इग्नोर कर दो। कॉन्स्टिट्यूशनली मतलब स्टीरियो नहीं देखनी। क्लियर? क्या इसमें भी दो कायरलिटी सेंटर है? हां। तो दिक्कत है इन दोनों में से कोई ना कोई मीजो हो, लेकिन पहचान नहीं पा रहे हम। नहीं पहचान पा रहे ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये मीजो होगा तो हमें पता है इस कायरलिटी सेंटर और इस कायरलिटी सेंटर का आरएस क्या मिलेगा? अपोजिट। अगर ये मीजो होगा तो, अगर नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो आओ आरएस कॉन्फिगरेशन निकालते हैं इसका। बताओ इधर डायरेक्ट लेटेस्ट एटम कौन है? ऑक्सीजन। इधर कौन है? कार्बन। इधर कौन है? हाइड्रोजन। और इधर कौन है? कार्बन। प्रैक्टिस के बाद आप फटाफट निकालोगे प्रायोरिटी। तो इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी? 1। इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी? 4। इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी? 2। और इधर वाले को 3। बताइए 1 से 2, 2 से 3 कैसे मूव कर रहा हूं? 1 से 2, 2 से 3 कैसे मूवमेंट है मेरा? क्लॉकवाइज। फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर है? हॉरिजॉन्टल। तो कॉन्फिगरेशन एस। पक्का? नीचे वाले का कॉन्फिगरेशन निकालो। इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी बताओ? 1 सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर। इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी? 4। इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी बताओ? 2। और इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी? 3। ये वाला कार्बन। ठीक है, तो 1 से कहां जाऊंगा? 2। 2 से कहां? 3। बताओ कैसे मूव कर रहा हूं? एंटी क्लॉकवाइज। फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर है? हॉरिजॉन्टल पर। कॉन्फिगरेशन आर। यस, यही है मीजो। यही है मीजो। लेकिन सर आपने तो बोला था पीओएस या सीओएस होना चाहिए, आएगा थोड़ी देर बाद। आगे वाले में एक बार कॉन्फिगरेशन निकाल देता हूं। यहां पर अगर आप कॉन्फिगरेशन निकालोगे तो इसको प्रायोरिटी 1, इसको प्रायोरिटी 2, इसको 4 और इसको 3। 1 से कहां जाओगे? 2। 2 से कहां जाओगे? 3। तो इसका कॉन्फिगरेशन एस। इधर वाले पर प्रायोरिटी इसको 1, इसको 2, इसको 4 और इसको 3। 1 2 3 आर, लेकिन कॉन्फिगरेशन एस। देखो ये मीजो नहीं है, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है तो आर की मिरर इमेज एस और एस की मिरर इमेज, तो ये मीजो नहीं है, ये है मीजो। ये था जेई एडवांस। क्वेश्चन पूछा था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली इनएक्टिव और अल्फा नेट 0। बच्चों को हवा नहीं लग रही, कैसे हैंडल करूं? मीजो को पूछने का अंदाज अलग। जेई एडवांस अपने नए कांसेप्ट के साथ हमेशा आता रहा है। अब आप सर हमें डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? डाइजेस्ट। वो पीओएस मेरे को दिख क्यों नहीं रहा है? पहले आप नोट कीजिए, वो पीओएस आपको दिखेगा। नोट कीजिए, वो पीओएस आपको दिखेगा। सुलटा दिया सभी ने? तो जो फंडा हमने लिया है वो इस्तेमाल बेहतरीन है। आरएस कॉन्फिगरेशन की मदद से मीजो को भी पहचाना जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपकी एलपी में होंगे अच्छे अच्छे, और मैं बताऊंगा नहीं कौन से। आज नहीं दूंगा वो क्वेश्चन। आज तो तुम भाई साहब एकदम सुलटा ही दोगे, क्योंकि तरोताजा है, आपको पता है पहचाना है। आज क्वेश्चन दिए तो मीजो के दिए होंगे। आज नहीं, टॉपिक खत्म होने के बाद। सुलटा दिया है। अब सुनो ध्यान से, मैंने आपको कभी ना कभी ऐसा जरूर बताया होगा कि अगर किसी मॉलिक्यूल की एक भी कंफर्मेशन में, किसी मॉलिक्यूल की एक भी कंफर्मेशन में क्या जाता है? पीओएस, या क्या जाता है? सीओएस, तो मॉलिक्यूल एकाइल। बताया कि नहीं बताया? तो यही ऑप्शन मैंने नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए क्या कर रहा हूं मैं। इस कार्बन पर कितने बॉन्ड बने हुए? 4। क्लियर? तो इस कार्बन पर ये जो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है ना, इस पर रोटेशन लेना चाहता हूं। ये कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है बताओ? सिग्मा बॉन्ड। इसको क्या कर रहा हूं? फिक्स, और बाकी को घुमाना चाहता हूं। अब बताइए सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन से क्या बदलता है? कंफर्मेशन। कॉन्फिगरेशन कभी नहीं बदलता, याद है ना? कॉन्फिगरेशन बदलने के लिए बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। अब मैं कैसे घुमा रहा हूं? देखो ध्यान से। ये 3 ग्रुप मेरे पास है, ये 3 ग्रुप है, ठीक है। अब मैंने इन तीनों को घुमा दिया है, कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। मैं चाहता हूं ये घूमकर यहां जाए, तो ये घूम एक साथ तीनों घूमेंगे। ये यहां आएगा तो ये घूम के यहां, और ये घूमकर वहां। बताइए ऐसा करने पर मैंने केवल और केवल क्या चेंज की है?
केवल और केवल क्या चेंज किया है, कंफर्मेशन, बाकी सब सेम है, केवल सिग्मा बॉन्ड पर क्या लिया है, रोटेशन, यहाँ पर OH एज इट इज, H एज इट इज। आप बताइए जब घुमाओगे तो क्या होगा, COH घूमकर कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। बताइए OH घूमकर कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ, और H घूमकर यहाँ, और इस कंफर्मेशन में क्या आ गया बताओ, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो गिवन कंफर्मेशन में नहीं था, वो दूसरी कंफर्मेशन में है। तो अगर मॉलिक्यूल की एक भी कंफर्मेशन में क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो मॉलिक्यूल अकायरल होगा। तो इसमें क्या थोड़ा सा घुमाने से प्लेन दिख रहा है, बाकी में ऐसा नहीं दिखेगा, तो हमें तो RS की मदद लेनी है। अगर आप कॉन्फिगरेशन चेक करना चाहो तो बिल्कुल चेक कर लेना, यहाँ पर कॉन्फिगरेशन क्या है, S, यहाँ पर अभी भी कॉन्फिगरेशन ऐसी होगी, कभी भी सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन से कॉन्फिगरेशन चेंज नहीं होती। यहाँ पर कॉन्फिगरेशन क्या है, R, आप पता कर लेना, यहाँ पर भी R। तो ये जबरदस्त पॉइंट निकल कर आता है कि वास्तव में सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन से कन्फर्मेशन बदलता है, स्टैगर्ड से एक्लिप्स, एक्लिप्स से स्टैगर्ड, मॉलिक्यूल नहीं बदलता है। आज भी अगर मुझसे पूछा जाए ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, देन आई विल से ये तो क्या है, होमोमर्स। और कभी से बताता रहा हूं, होमोमर्स बोल दो, कन्फॉर्मर्स बोल दो, रोटामर्स बोल दो, एक ही, नोट कीजिए जल्दी से। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये आपका, हमने कार्बन क्या कर दिया ये वाला बताओ, फिक्स, और इसको घुमाया है। और कैसे घुमाया मैंने, एंटी क्लॉकवाइज, ताकि मैं दिखाना चाहूं कि दूसरी कंफर्मेशन में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये दिखाने के लिए। सुलटा दिया है सभी ने, तो पॉइंट लिख दो फिर से, वही नोट वाला जो आप पहले लिख चुके हैं, वो पॉइंट सब रिपीट हो रहे हैं। कंफर्मेशन में लिखा आपने पॉइंट, बाय टेकिंग रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड ओनली कंफर्मेशन चेंजेस, बाय टेकिंग रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड, बाय टेकिंग रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड ओनली कंफर्मेशन चेंजेस, कॉन्फिगरेशन रिमेन्स द सेम। कॉन्फिगरेशन चेंज करना है तो बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। बाय टेकिंग रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड ओनली कंफर्मेशन चेंजेस, कॉन्फिगरेशन रिमेन्स द सेम। सेकंड पार्ट, RS configuration, RS configuration, RS configuration in Weiss dash formula, RS configuration in Weiss dash formula। किसके अंदर देखेंगे बच्चे, Weiss dash formula। क्लियर? एक बात इधर बताओ, इधर आओ, अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो रटने की जरूरत ही नहीं। ये फिशर है, क्या है, फिशर, इसको Weiss dash में कन्वर्ट करो। अगर ये आपका x है, ये y है, ये z है और ये w है, तो ये तो इमेज है, रियल मॉलिक्यूल थोड़ा है। रियल कैसा रहा होगा बताओ, रियल ऐसा रहा होगा सर, बताओ हॉरिजॉन्टल लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर W और ये Y ऐसा रहा होगा, सही बात है। और हॉरिजॉन्टल लाइन किसको, डैश को। तो मैं अपनी बात क्लियर कर चुका हूँ। आप बताओ यहाँ पर जो किसके लिए एप्लीकेबल था, वर्टिकल के लिए, वो यहाँ पर किसके लिए हो जाएगा, डैश के लिए। यहाँ पर जो किसके लिए था, हॉरिजॉन्टल के लिए, वो यहाँ पर किसके लिए हो जाएगा, डैश के लिए। सारी बातें सेम, नहीं रखने की जरूरत, लिख दो। अगर आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, 1 से 2, 2 से 3, और आपका मूवमेंट बच्चे कैसा है, राइट नाउ क्लॉकवाइज, मूवमेंट कैसा है, क्लॉकवाइज, तो आपका कॉन्फिगरेशन R रहेगा। अगर आप 1 से कहाँ जा रहे हैं, 2, 2 से कहाँ जा रहे हैं, 3, लेकिन आपका मूवमेंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो कॉन्फिगरेशन बच्चे कैसा रहेगा, R। आप बताओ उसमें ये कब होता था, जब फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल, अभी जो वर्टिकल है वो क्या होता है, डैश होता है, तो फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पर हो, डैश पर। इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप भी हो सकता है, ऑब्लिक एटम भी हो सकता है, इज एट डैश। और आप जानते हैं दूसरा मामला, 1 से 2, 2 से 3, आप मूव तो कैसे कर रहे हैं, क्लॉकवाइज, लेकिन कॉन्फिगरेशन क्या रहेगा, एस। 1 से 2, 2 से 3, मूव तो कैसे कर रहे हैं आप, एंटी क्लॉकवाइज, बट कॉन्फिगरेशन क्या रहेगा आपका, आर। और ये कब होगा, इफ फोर्थ प्रायोरिटी, इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप ऑब्लिक एटम एट वेज, सही बात है कि नहीं, एट वेज, तो अब आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो वहां पर आपका हॉरिजॉन्टल था यहाँ वेज है, जो आपका वर्टिकल था यहाँ डैश है, बस फिर वही रूल आपको अप्लाई करने हैं। आज के इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली क्लास। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास में रेगुलरिटी बना के रखें, डाउट काउंटर पर अवेलेबल नहीं होगा तो काउंसलिंग एरिया मिलता हूँ, ठीक है, चलिए।